चलिए देखिए, ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट कर रहे थे और कल मैंने आपको एक लेक्चर रिकॉर्ड करके दिया था आपको, ठीक है। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, अगर हिंदी में हम बात करते हैं ज्योग्राफी की पहली बात, तो सौर मंडल, सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है। आप लोग चैप्टर नंबर 1 को डाउनलोड कर लीजिएगा या किताबें आपके पास हैं तो उस किताबें से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन दोबारा नहीं करूंगा क्योंकि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे। सोलर सिस्टम है, द सोलर सिस्टम, इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या है सोलर सिस्टम का, इसमें क्या क्या होता है। सोलर सिस्टम, जिसको हम सौर मंडल भी कहते हैं, सौर मंडल में क्या क्या चीजें आती हैं, सौर मंडल में क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर? आपका सन हो गया, मून हो गया, और हाँ, ऑब्जेक्ट हो गए, प्लैनेट्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, ठीक है। देखिए, सन है, 8 प्लैनेट्स हमारे पास हैं, सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स कौन? मून, ठीक है। जो कि जितने भी मून हैं वो सब सैटेलाइट्स होते हैं, मतलब किसी चीज के जो इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं वो सैटेलाइट्स होते हैं। और सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि जो आकाशीय पिंड जो हैं, एस्ट्रॉइड्स वगैरह या मेट्रॉइड्स वगैरह, ये सब जो हैं आपके सोलर सिस्टम का पार्ट है। चलिए अभी धीरे समझते हैं क्या चीज है। ये इन्होंने फोटो ढंग से क्लियर करके नहीं दी है, मैं आपको दूसरी फोटो करके देता हूँ कि क्या चीज है। ठीक है, सोलर सिस्टम ये है, ठीक है। समझते पहली बार, अगर जो लोग पढ़ रहे हैं पहली बार, जिनको सोलर सिस्टम के बारे में आइडिया जिनको नहीं रहा है उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है सन, ठीक है। सन के सबसे आगे आता है मरकरी, ठीक है। फिर आता है वीनस, फिर है अर्थ, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, मार्स, ठीक है। जुपिटर, फिर अरे सैटर्न। सुनिए 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 सुनिए, फिर आता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। इस चीज को समझिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी क्या चीज है ये समझते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट, फिर आता है जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और आखिरी में आता है प्लूटो। प्लूटो आपका प्लैनेट नहीं है, ठीक है। प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से हटा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि जो प्लैनेट के लिए जो डेफिनेशन है वो फुलफिल नहीं करता प्लूटो, ठीक है। क्योंकि प्लूटो के लिए जितना उसको गोल होना चाहिए, जितना बड़ा होना चाहिए, उतना बड़ा वो है नहीं। तो एक डेफिनेशन होती है ना किसी चीज को प्रूफ करने के लिए कि भाई ये चीज ये है कि नहीं है, तो जो डेफिनेशन दी गई है उसमें प्लूटो नहीं आता है। तो प्लूटो अब एक डॉफ स्टार है, डॉफ प्लैनेट है, मतलब कि एक बौना प्लैनेट, ठीक है। तो ये प्लूटो तक, नेपच्यून तक का है। अब आप देखिए दो तीन चीजें जब बात कर रहे हैं। सबसे पास में मरकरी है, यानी कि जो मरकरी है वो सूरज के सबसे पास में है, और एक चक्कर जो मरकरी है वो सबसे जल्दी काट लेता है, ठीक है। उसके बाद वीनस आता है, फिर हमारा तीसरे नंबर पे अर्थ आता है। तो एक तो आपको ये लाइन पता होनी चाहिए पूरी कौन सी सीक्वेंस है ये, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, अगर एस्ट्रॉइड हटा भी देते हैं तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जो ये शुरू के 4 हैं, ये मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक है। ये प्लेनेट जो है ये इनर प्लेनेट कहलाता है, वो अंदरूनी प्लेनेट, इनर प्लेनेट। ये इनकी खासियत क्या होती है कि ये रॉक वाले प्लेनेट हैं, यानी कि इस पर जमीन है, इसके अंदर सब खड़े हो सकते हो, ठीक है। इन प्लैनेट्स के ऊपर आप खड़े हो सकते हो। लेकिन जो ये प्लैनेट, बड़े प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अब इसको हिंदी में पढ़ सकते, अपना अपना देख लीजिएगा हिंदी में अगर आप पढ़ते होंगे तो जुपिटर को जुपिटर बृहस्पति बोलते हैं, सैटर्न को शनि बोलते हैं, यूरेनस को अरुण, आई थिंक अरुण बोलते हैं ना, अरुण, और नेपच्यून को वरुण बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 चैनल जो प्लैनेट हैं ये बाद वाले, इनकी खासियत क्या है कि ये गैसियस प्लैनेट हैं, यानी कि गैस के गोले हैं। यहाँ पे जमीन नहीं है, यहाँ पर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप खड़े हो जाओगे इसके ऊपर, आप खड़े नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जुपिटर पर गए और वहां पे खड़े हो गए, सेल्फी खींचने लगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप अगर जुपिटर पर लैंड करोगे तो जुपिटर के अंदर घुसते चले जाओगे, ठीक है। तो जो अंदर वाले प्लैनेट हैं ये 4 वाले, जो कि साइज में छोटे हैं, ये रॉकी प्लैनेट्स हैं, यानी कि जमीन इसके अंदर है। और जो बाहर वाले प्लैनेट्स हमारे आते हैं ये 4, ये गैसियस प्लैनेट हैं, बड़े हैं, गैस के गोले हैं बड़े बड़े, ठीक है। एक चीज ये। दूसरा आपका सैटर्न ये है, और नेपच्यून, इनके ऊपर आपका रिंग बने हुए हैं, आप देख रहे हैं रिंग्स। ये रिंग, ये भी गैस के गोले, एक गैस की प्रेजेंस कारण ये गोले होते हैं। गैस होती है जो रिंग नुमा शेप में होती है, तो सैटर्न और नेपच्यून के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, अर्थ की सिस्टर, एक पीसेस में क्वेश्चन आता है, अर्थ की सिस्टर कौन है? तो अर्थ सिस्टर को आप देखो कि यहाँ पर जो साइज है अर्थ, वीनस। ठीक है, अर्थ का जो साइज है, एक चीज, अर्थ का जो साइज है वो मार्स के बराबर है, लगभग, मोर और लेस। अर्थ थोड़ा बड़ा है, मार्स थोड़ा छोटा है, आता है, ठीक है। एक चीज और आपको आएगा कि
अच्छा, मरकरी और वीनस में थोड़ा सा ये ज्यादा आ रहा है क्योंकि आपके क्लास 6 में सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं इसको, अब बात चल रही है तो, कि मरकरी और वीनस और अर्थ, इनमें सबसे ज्यादा गर्म कौन सा होगा? सबसे ज्यादा गर्म कौन सा होगा? सर वीनस है। वीनस, आप कह रहे हैं वीनस है। सेकंड नंबर पे वीनस है, सन के सबसे पास में मरकरी है, आप बोल रहे हो वीनस है, तो क्या कारण है इसके लिए बताइए? तो मरकरी होना चाहिए ना सर। हाँ, मरकरी है तो क्यों है, और वीनस है तो क्यों है? मरकरी सबसे पास है ना सन के। लेकिन मरकरी गलत आंसर है, आंसर तो वीनस है। वीनस आंसर है, सबसे गर्म प्लेनेट हमारा जो है वो वीनस होता है। क्यों? थोड़ा सिलेबस से बाहर नहीं गया, थोड़ा सा एडवांस गया हूं मैं। देखिए, आपने कभी नाम सुना ग्रीन हाउस इफेक्ट का? यस सर। ग्रीन है हरित गैस यस सर। प्रभाव, ठीक है? क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होते हैं ना, जो हीट को अर्थ से जब रिफ्लेक्ट होता है तो रेडिएट होने से बचाती है, देखिए, एब्जॉर्ब कर लेती आपके है। एटमॉस्फेयर में गैस होती है, ठीक है? कुछ गैसें ऐसी होती हैं, वो क्या करती हैं कि सूरज की तरफ से जो आपका शॉर्ट वेव्स आती हैं, जो वेव मतलब रोशनी जो आती है, ठीक है, उसको बाहर से अंदर तो एंटर करा देती हैं, लेकिन जब ये वेव किसी मतलब पत्थर से टकरा के वापस जाने की कोशिश करती हैं, तो ये शॉर्ट वेव जो है लॉन्ग वेव बन जाती हैं। मतलब जब ये आती हैं तो शॉर्ट वेव होती हैं, ठीक है, तब तो ये जो ये गैस आपका ट्रांसपेरेंट होती हैं और इससे निकल जाती हैं, लेकिन जब ये टकरा के वापस जाने लगती हैं, ठीक है, तो ये लॉन्ग वेव हो जाती हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाते हैं, और लॉन्ग वेव हो जाने के कारण क्या होता है कि ये जो गैस है इसको इनको बाहर जाने नहीं देता, ये ट्रैप कर लेता है, और ये जो गैस जो सूरज की रोशनी से एनर्जी आई होती है वो यहीं पर रह जाती है। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। यही कारण है कि हमारी पृथ्वी जो है वो गर्म है, और यही कहा था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इन जैसे गैसों की अगर मात्रा ज्यादा रहेगी एटमॉस्फेयर में, तो ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करेंगे ये लोग, ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी को ये रोकने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी ये रोकेंगे तो ये जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है? मीथेन में जो वीनस में क्या है, वहां पर मीथेन ज्यादा है, CH4 मीथेन। मीथेन की प्रॉपर्टी भी यही होती है कि वो गैस को जो लॉन्ग वेव्स होते हैं उसको जाने से रोकता है, और मीथेन का बहुत ज्यादा वहां पे होने के कारण क्या होता है कि जो सन से जितनी भी रोशनी आती है, जितनी भी एनर्जी आती है, वो वापस निकल नहीं पाती है और वहीं की वहीं रह जाती है। इसी कारण से वीनस बहुत गर्म है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वीनस गर्म है। मरकरी भले ही पास में है, लेकिन वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है। वीनस भले ही दूर है, लेकिन वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट कारण गर्म हो गया है, ठीक है? जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे हम देखते हैं कि जो ये टेम्परेचर है कम होता जाएगा, ठंडा होता चला जाएगा। अर्थ से मार्स में आएंगे तो और ठंडा हो जाएगा, मार्स से जुपिटर जाएंगे तो और ठंडा हो जाएगा, फिर और ठंडा हो जाएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि सूरज की रोशनी से दूर होते जा रहे हैं। अब एक चीज और समझते हैं फटाफट। मार्स और जुपिटर के बीच में कुछ ये टुकड़े टहल रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। ध्यान रखिएगा इसका मैं, ठीक है? एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है, ये मार्स और जुपिटर के बीच में कुछ लगभग 2000 से ज्यादा पत्थर के टुकड़े हैं, रॉक्स हैं। ये इसी जिस तरह दिख रहे हैं इसी तरह से छोटे बड़े सब साइज के हैं। इनको एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा गया है। इसको मैं और दिखाता हूं नीचे कैसे होते हैं ये देखिए, इस तरह से होगा ये, ठीक है? इस तरह से ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, इस तरह की चीजें होंगी जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में होगा। आपसे के सवाल पूछा जाता है कि भाई ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो किन दो प्लेनेट के बीच में है, तो है मार्स और जुपिटर के बीच में आता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। कहा जाता है कि जब ये सोलर सिस्टम बन रहा था, तो जिस तरह से अर्थ बना, जिस तरह से मार्स बना, कि गैस के जो टुकड़े थे, गैस था, वो धीरे धीरे अपनी ही ग्रेविटी में वो कोलैप्स होकर अपने गोल उन्होंने शेप ले ली, और ये इस तरह का पृथ्वी या मार्स या वीनस बने। लेकिन जो एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है, वो प्लैनेट पूरा डेवलप नहीं हो पाया, किसी भी कारण से वो पूरा गोल नहीं हो पाया, एक प्लैनेट नहीं बन पाया। उसकी हो सकता है उसकी ग्रेविटी में कुछ कमी रह गई हो या कुछ रह गई हो, इस कारण से टुकड़ों में ये टहल रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो एक प्लैनेट के टुकड़े हैं ये, जिसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। ध्यान रखिए, कभी गलत मत बताइएगा, मार्स और जुपिटर के बीच में होता है, ठीक है? सेम चीज एक और होता है, जो प्लूटो से बाहर की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी इस तरह की बेल्ट देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं क्यूपलर बेल्ट। क्यूपलर बेल्ट, ये याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा एडवांस आ रहा हूं मैं आपको, ठीक है?
एस्ट्रॉइड बेल्ट आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 में है, लेकिन जो क्यूपलर बेल्ट है वो नहीं है। वो मैं बता रहा हूं आपको कि वो भी इस तरह का एक एस्ट्रॉइड बेल्ट टाइप का ही है। वह भी एक पत्थर के टुकड़े यहाँ पर हैं। ये प्लूटो के बाहर के है सोलर सिस्टम का ही हिस्सा, बट प्लूटो के बाद आता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। यस सर। ठीक है, सूरज की बात करते हैं। हमारी जितनी एनर्जी है वो सूरज से निकल के आती है, ठीक है। जितना भी हम लोग लाइफ में, एक चीज और है जो आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, अभी इन्होंने एनसीईआरटी ने कवर नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। मैं देखिए, अगर हम देखते हैं अपने सोलर सिस्टम में, तो सबसे जो लाइफ है वो लाइफ कहां पर है? अर्थ पे है। अर्थ पे लाइफ है ना। ना मार्स में लाइफ हमें मिली है, ना वीनस पे लाइफ मिली है, ना जुपिटर पे लाइफ मिली है। अर्थ पे जो लाइफ है, ऐसा क्यों है अर्थ पे लाइफ है, बाकी जगह लाइफ नहीं है? जिंदगी जो है वो सिर्फ अर्थ पे है, बाकी जगह नहीं है। क्यों? सर यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन हमें मिलती हैं। ठीक है, और कुछ? सर यहाँ पे सर लैंड, ओशियन एयर और मिलते हैं, वाटर तीनों चीजें है ना, एटमॉस्फेयर मिलता है सर। कंडीशन है। देखिए एक चीज समझिएगा, मैं अर्थ जो है सूरज के बिल्कुल परफेक्ट दूरी पे है, ठीक है। परफेक्ट दूरी पे है, यानी कि जो अर्थ है वो सूरज से इतनी परफेक्ट दूरी पे है कि जो यहाँ का पानी है वो लिक्विड स्टेज में है। अगर बहुत पास होता, वीनस की तरह होता, तो ये इवेपोरेट कर जाता, ठीक है, गर्मी के कारण। अगर थोड़ा दूर होता, मार्स होता, जुपिटर में होता, तो ये जम जाता, ये बर्फ बन जाता। लेकिन चूंकि दूरी जो है सन और पृथ्वी के बीच में परफेक्ट है, और इस कारण से जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर, जो कि जीवन को यहाँ पर जीवन को बढ़ावा देने के लिए काम आता है। ये जो ये दूरी होती है सूरज में और उस प्लेनेट के अंदर, सूरज और उस एक कोई प्लेनेट है जहां पर लाइफ है, उस दूरी को बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन। ये भी एनसीईआरटी से एडवांस जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। गोल्डी नोट कर लेना अगर हो सके तो। गोल्डी लॉक जोन, कभी पूछा जाए कि ये गोल्डी लॉक जोन क्या है, पूछा भी गया है। एक परफेक्ट दूरी किसी भी सूरज और उससे एक प्लेनेट पे जहां पर परफेक्ट दूरी हो, ना बहुत ज्यादा दूर हो, ना बहुत ज्यादा पास हो, जहां पर लाइफ सस्टेन हो सके, तो उसको बोलते हैं हम गोल्डी लॉक जोन। जब भी हम लोग लाइफ ढूंढते हैं, नासा इसरो जब जिंदगी ढूंढती है स्पेस में, तो वो हर स्टार का गोल्डी लॉक जोन ढूंढते हैं। वो डिपेंड करता है उस स्टार के वो साइज कितना बड़ा है। वो सूरज बड़ा है तो गोल्डी लॉक जोन थोड़ा दूर बनेगा, वो स्टार थोड़ा छोटा है तो गोल्डी लॉक थोड़ा पास बनेगा, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर हुआ? हेलो? यस सर, यस सर, हो गया ना? तो यस हाँ सर। हाँ हाँ बोल दिया करो यार, ठीक है ना? ठीक है, चलिए। सूरज, वैसे जो अभी क्लास 6 में बहुत बेसिक सा दिया हुआ है, सारी एनर्जी सूरज से मिलती है। सूरज के अंदर रोशनी क्या है? सूरज के रोशनी का सोर्स क्या है? क्या कौन सा रिएक्शन हो रहा है वहां पर क्या रिएक्शन हो रहा है, मुझे ये बता दीजिए। थोड़ा एडवांस जाएंगे हम लोग। सूरज के अंदर रोशनी क्यों है, क्या हो रहा है वहां पे? सूरज के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम हो रहा है। हाइड्रोजन हीलियम है। हाइड्रोजन जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। कभी नाम सुना है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन नाम सुना है कभी आपने? एटम बम होता है, सुना तो है। एटम बम होता है। एटम बम में क्या चलता Yes. है, कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कि न्यूक्लियर फिजन होता है? जब कोई एटम टूट जाता है, दो हिस्से में बन जाता है। एक एटम कोई है, मान लो प्लूटोनियम हो गया या थोरियम हो गया, वो टूट के छोटे एटम में बनाएगा। एक बड़ा एटम टूट के जब छोटा एटम बनाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन? फिजन, फिजन बोलेंगे। फिजन बोले हैं। फिजन मतलब कि टूटता है। लेकिन जब दो छोटे एटम मिलकर एक बड़ा एटम बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है, न्यूक्लियर फिजन में छोटी कम एनर्जी होती है। इसीलिए एटम बम में जो एनर्जी होती है वो रिलेटिवली कम होती है, क्योंकि वहां न्यूक्लियर फिजन होता है। लेकिन सूरज के अंदर क्योंकि ज्यादा गर्मी है, इस कारण से दो छोटे हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर एक बड़ा हीलियम एटम बना रहे हैं, तो वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। इस कारण से बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चाहता हूं टेक्निक थोड़ा सा साइंस जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर समझ में आ रहा है ना? आप लोग नोट करते चलना, अगर ना आए तो थोड़ा सर्च कर लेना, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, थोड़ा पढ़ाई थोड़ा सा मैं ऐसा पढ़ाता हूँ, ठीक है? ये नहीं कि लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा मैं, हर जो चीज इंपॉर्टेंट होगी और एडवांस की सबसे होगी वो सब मैं कवर करता चलूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि एनसीईआरटी में लिखा है तो उसी तरह पढ़ाऊंगा मैं। मुझे जो लगेगा सही चीज कि हाँ ये काम किए, पढ़ाता रहूंगा मैं, ठीक है? तो आप लोग नोट करते चले जाना, या तो खुद ही गूगल कर लेना, नहीं तो मुझसे आप पूछ लेना, ठीक है? तो सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, यानी दो छोटे हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम एटम बना रहे हैं, इस कारण से बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो रही है, ठीक है? यही सूरज की रोशनी का कारण है। जिस दिन सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा उस दिन सूरज मर जाएगा, ठीक है? वो भी हमारे सिलेबस में हिस्सा है कि जब सूरज मरता है तो क्या होता है, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा उसके अंदर। वहां पे प्लैनेट्स की बात करते हैं। प्लैनेट्स हम पढ़ चुके हैं, प्लैनेट्स जितने भी हैं हम ज्यादा नहीं जाएंगे। जैसे 2006 में प्लूटो को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन ने बोल दिया था कि भाई ये जो है ये प्लैनेट नहीं है, इसको हम डॉर्फ प्लैनेट कहते हैं, यानी कि बौना प्लैनेट कहा जाएगा, बौना प्लैनेट, क्योंकि ये जो अपने हिसाब से साइज उतना बड़ा नहीं कर पाया है, छोटा साइज रख पाया है, क्योंकि इनका भी एक टेक्निकल चीजें होती हैं कि कोई प्लैनेट है या नहीं है, उसकी डेफिनेशन दी गई होगी, उस डेफिनेशन पे प्लूटो खरा नहीं उतरता है, उसको इसीलिए उसको प्लैनेट की लिस्ट से हटा के डॉर्फ प्लैनेट यानी कि बौना प्लैनेट के रूप में कर दिया गया है। अभी तक क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, हम बात करते हैं अर्थ की। अर्थ में पूछा जाए कि अर्थ का शेप क्या है, अर्थ का शेप और साइज क्या है, तो अर्थ का शेप अभी तक हम लोग सोचते हैं गोल है या स्फेयर है, लेकिन अगर टेक्निकल बात करते हैं, अगर एग्जाम पीसीएस के एग्जाम में आए, जो कि बल्कि एक बार आया भी था, तो अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है। ये टेक्निकल वर्ड देखिए, जियोइड। एनसीईआरटी ने कवर नहीं किया है, मैं फोटो दिखा देता हूं आपको जियोइड कैसा होता है। ये जियोइड है, दिखा? इसे बोलते हैं जियोइड, नॉट स्फेयर, नॉट सर्कल, जियोइड। ये क्यों होता है, ऐसा शेप क्यों बनता है? ऐसा इसलिए बनता है कि सूरज और चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो खींचता है, तो एक तरफ से खींचता है तो उभर जाता है, तो उभरने के कारण दूसरी तरफ से साइज अंदर चला जाता है। तो पूरा परफेक्ट गोल नहीं होगा, ये परफेक्ट गोल नहीं कभी नहीं होगा, क्योंकि सूरज और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी पर पड़ता है, और इस कारण से जो यहाँ पानी होगा वो अपने एक, अगर हमारा सूरज और चंद्रमा यहाँ पर है तो ये इधर से खींचेगा, पानी इधर चला जाएगा और इधर अंदर अंदर खाली पड़ जाएगा। तो ये इसमें टाइड्स बनती हैं, जो आप कहते हैं ज्वार भाटा आता है, टाइड्स आते हैं, ठीक है? समुद्र के अंदर लहरें बड़ी बड़ी फैलती हैं, तो ये सब कारण होता है। ये सब हम पढ़ेंगे, एडवांस पढ़ेंगे। अभी समझ लो कि अर्थ का टेक्निकल जो साइज शेप है वो जियोइड है, ठीक है? क्लियर हो गया? यस सर। अभी हिंदी इंग्लिश को जैसे हिंदी बात करते हैं भू आब, जैसे इंग्लिश में जियोइड कहा गया है, इसका मतलब भू आब, पृथ्वी के समानाकार। ये टेक्निकल नाम है इसका, जो हिंदी में पढ़ रहे हैं उनके लिए मैंने बोला हुआ इसमें, ठीक है? अभी तक ऐसा कुछ था भी नहीं कि इंग्लिश और हिंदी को लेकर चलूं मैं, अभी मैं नॉर्मल तरह से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। मैं पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्यों कहते हैं पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पानी है सर, वाटर यहाँ ज्यादा मिलता है, ठीक है? पानी तो यार आपका हमने पढ़ा है कि वाटर इज अ टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस होता है, तो नीला कहां से आता है फिर? ये पानी नीला क्यों दिखता है फिर हमें? हम अब जब हम आसमान से देखते अत्यधिक पानी से घिरी हुई है, पृथ्वी अत्यधिक पानी से घिरी हुई है, इस कारण से। भाई अगर हम पृथ्वी को देखते हैं अंतरिक्ष से, तो पानी हम देखते हैं कि पृथ्वी हमारी नीली वो है, नीली नीली है। ऐसा क्यों दिखता है वो? सर क्योंकि वाटर हमारे यहाँ 71% मिलता है सर। इससे क्या होता है भाई? हम पानी तो भैया कलरलेस है ना, पानी तो कलरलेस है, पानी तो कलरलेस है ना। लाइट के तो ब्लू कहां से आ गया? सर सन की लाइट वाटर पे पड़ती है, इसके कारण रिफ्लेक्ट सन होती की है। लाइट वाटर पे नहीं पड़ती है, सन की लाइट जब एटमॉस्फेयर में आती है तो वहां पे जो गैसेस होती हैं वहां से स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। पढ़ेंगे इसको हम लोग। लाइट क्या है? सूरज की रोशनी से आया, जैसे ही हमारे वातावरण में आया तो जो गैस है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जितनी है, ये क्या करेंगी? लाइट को स्कैटर कर देंगी, फैला देंगी, ठीक है? अब रेनबो देखा ना, रेनबो क्या करता है? वो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो सूरज की रोशनी को 7 रंगों में फैला देता है। इसी तरह से जो हमारे वातावरण में गैस है
वो सूरज की रोशनी जो आ रही होती है उसको फैला देती हैं, और जब फैलाती हैं तो नीला रंग बनता है। जो आसमान का नीला रंग होता है उसका रिफ्लेक्शन पानी में पड़ता है, और पानी भी हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, यस ठीक है, इसलिए हमें बोलता है। चलिए मून की बात करते हैं। मून, मून क्या है? सैटेलाइट है। किसका? अर्थ का। ठीक है, आप लोगों से कई बार पूछा जाएगा कि भाई जो सैटेलाइट है, अर्थ की सैटेलाइट तो मून हो गया, चलो एक ही है, वो गोल गोल घूमता है। लेकिन जैसे जैसे आप देखोगे, मार्स को देखोगे, जुपिटर को देखोगे, यूरेनस, वहां पे बहुत सारे मून्स हैं। ठीक है, जुपिटर के 28 हैं आई थिंक, यूरेनस के शायद 88 हैं। तो कुछ 1 2 4 5 आपको याद भी करने पड़ेंगे आपको, बड़े बड़े। ठीक है, हॉलीवुड की पिक्चरों में आपको वो दिखाते हैं कि जब भी कभी दूसरी दुनिया की बात करते हैं तो वो दिखाएंगे कि फला जगह पर वो मून, शनि ग्रह का एक सैटेलाइट है, मून बोलते हैं, शनि ग्रह का मून है, वहां पर जीवन है। टाइटन खासकर नाम है, टाइटन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, सैटेलाइट मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जो कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। तो मून जो है वो मैन मेड है, सॉरी नेचुरल है। ठीक है, नेचुरल। और लेकिन कुछ सैटेलाइट ऐसे भी हैं जो कि मैन मेड हैं, यानी कि इंसान द्वारा बनाए गए ऐसे ऑब्जेक्ट जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं और फिर वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं सैटेलाइट। ये किस काम आते हैं? जैसे हमारा कम्युनिकेशन है, जो आज हम वहां पढ़ाई कर रहे हैं ये ऑनलाइन, ये सब सैटेलाइट की वजह से पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, सैटेलाइट हमारे कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए काम आती है। वैसे कई और काम भी आती है, लेकिन फिलहाल समझे कि कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने, इंटरनेट है, टेलीफोन है, इस सब को बढ़ावा देने के लिए सैटेलाइट काम आती है। क्योंकि सिग्नल पहले पृथ्वी से सैटेलाइट पे जाता है, सैटेलाइट से आपकी तरफ आया होगा वो। ठीक है, मून और अर्थ का जो घूमने का वो है, वो लगभग एक जैसा ही है। ठीक है, जितना दूरी पे अर्थ अपनी धुरी पे घूमती है, धुरी का मतलब होता है रोटेट करती है, अर्थ जितनी देर में 24 घंटे के लगभग रोटेट करती है, मून भी लगभग उतना ही धुरी पे अपना रोटेट करता है। ठीक है, इस कारण से हम जब मून को देखते हैं तो मून का सिर्फ एक ही हिस्सा हमें दिखाई देता है, दूसरा हिस्सा कभी दिखाई नहीं देता है। मून का हमें सिर्फ एक हिस्सा ही दिखता है, दूसरा हिस्सा हमें दिखता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा हमेशा दूसरी तरफ रहता है वो। और हम अर्थ और मून जो है वो साथ साथ रोटेट करते हैं, तो कभी भी दिखता नहीं है। इंडिया की तरफ से जो चंद्रयान 2 गया था, चंद्रयान 2 नाम सुना कभी आपने? चंद्रयान 2 जो कि असफल हो गया था, याद सुना? पढ़ते हो पेपर चंद्रयान के बारे में? चंद्रयान 1 तो गया ही था, उसे पानी ढूंढ के लेकर आया था, लेकिन चंद्रयान 2 गया था, उसमें इसरो ने कहा था कि हम मून के उस हिस्से में लैंड करेंगे जो कि हमें दिखता नहीं है। वहां पे जब तक गए तो पीछे की तरफ से जाना था, लेकिन वहां पे जैसे पीछे की तरफ गए तो कम्युनिकेशन टूट गया, और लास्ट में जाके थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई और क्रैश लैंडिंग हुई वहां पर। चलो उसको डिस्कस बाद में कर लेंगे। अभी हम थोड़ा सा जो एनसीईआरटी में दिया है, संकल्प दिखा, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नो सर। हाँ, समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलिए अब बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स की। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड्स आपके उल्का पिंड वगैरह होते हैं, यानी कि पत्थर वगैरह सब चीजें जो हैं। अब प्लैनेट वगैरह से कुछ बन जाता है तो इस तरह का ना। तो एक तो हमें एस्ट्रॉइड बेल्ट हो गया, ठीक है, तो वो तो हमें पता है कि भाई मार्स और जुपिटर के बीच में है, वो आता है। अच्छा, अब एक चीज होती है मिट्रॉइड्स। मिट्रॉइड्स क्या होते हैं? मिट्रॉइड्स वो होते हैं छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं, जो अंतरिक्ष में इधर से उधर जा रहे होते हैं। मतलब अब मान लो कभी कोई 2 प्लैनेट टकराए, कहीं पर टकराए होंगे, तो उससे जो टुकड़े आए वो टुकड़े अभी भी टहल रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मिट्रॉइड्स। अब जैसे ही ये मिट्रॉइड्स जो हैं अर्थ की तरफ आते हैं, पत्थर ना जैसे ही अर्थ की तरफ आते हैं तो क्या होता है? जो ये छोटे छोटे मेट्रॉइड्स आते हैं, अर्थ की तरफ आते हैं, तो क्या आता है? उल्का पिंड जब आते हैं क्या होता है? बोलिए भाई। अगर एक छोटा सा, हाँ, जब अर्थ की तरफ आता है तो एटमॉस्फेरिक एयर से फ्रिक्शन करके वो जलता है। में लगे तो वो कटा भी बन जाता है। पहले तो यार आप लोग जो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, ये खैबा हो रही है ना, किसकी ज्यादा हो रही है? संकल्प अपना बेटा माइक बंद करो अपना। चलो ठीक है, देखिए मान लीजिए छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, होता रहता है।
और जैसे ही छोटे छोटे पत्थर जो हैं वो पृथ्वी की तरफ आते हैं, पृथ्वी की ग्रेविटी से अट्रैक्ट होके आते हैं, और जैसे ही एटमॉस्फेयर में आते हैं तो चूंकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में गैस होती है और गैस के में एटम होते हैं, छोटे छोटे एटम होते हैं ना गैस के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के छोटे एटम होते हैं, और जो ये पृथ्वी है बहुत ताकत से खींच रही होती है, बहुत स्पीड से खींच रही होती है इन छोटे पत्थरों को। तो जैसे ही ये हमारे वातावरण में एंटर करते हैं तो इनकी स्पीड के कारण और हमारे गैस के मौजूदगी के कारण इन दोनों के बीच फ्रिक्शन हो जाता है, घर्षण हो जाता है, और इतना जबरदस्त घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है कि जो ये मेटेरॉइड्स हैं जल जाते हैं। ठीक है, और जो जलते हैं आप इनको देखते हो पृथ्वी से तो आपको दिखता है टूटता हुआ तारा, समझते हो क्या नाम है? टूटता हुआ तारा, या शूटिंग स्टार अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं टूटता तारा। आपने शाहरुख खान की पिक्चरें देखी होंगी, शाहरुख खान की पिक्चरों में आपने देखा होगा बहुत रोमांटिक सीन बनता है और आपको पता है कि तारा टूट रहा है। वो जीरो पिक्चर में नहीं था, बार बार वो तारा तोड़ रहा था, तो तारा नहीं टूटता है, वो शूटिंग स्टार है कि छोटा सा कोई रॉक पत्थर जो है वो पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है और वो जैसे ही वातावरण में आता है तो जल जाता है। जलने के कारण हमें यहां से प्रतीत होता है कि ये टूटता तारा है, बल्कि ये शूटिंग स्टार कहते हैं अंग्रेजी में इसको। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये पूरी तरह से जलते नहीं है और पृथ्वी पहुंच जाते हैं, और जब कभी पृथ्वी पहुंचते हैं तो पृथ्वी की तबाही होती है। कहा जाता है कि डायनासोर जो हैं वो खत्म होने का बहुत बड़ा कारण ये इसी तरह का बड़ा सा कोई मेटेरॉइड था जो पृथ्वी पे पहुंच गया, पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ, पहुंच गया, और जैसे ही वो पृथ्वी पे पहुंचा एक धमाका होता है। उस धमाके समझ लीजिए कि वो हजारों एटॉमिक बम के बराबर वो इतना वो धमाका एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे कि सारे डायनासोर्स खत्म हो गए थे। तो दुआ कीजिए कि शाहरुख खान का जो रोमांटिक जो सीन है वो शूटिंग स्टार तक रहे, कभी वो नीचे ना आ जाए, क्योंकि जिस दिन नीचे आ गया कोई पत्थर, वैसे तो आते हैं कभी बहुत छोटे छोटे आ जाते हैं, लेकिन कोई बड़ा सा ना आए, बड़ा सा आया तो फिर सारा फिर रोमांस खत्म हो जाएगा फिर उसके अंदर। ठीक है, ये अब आके आया मिल्की वे। अभी छोटा सा समझते हैं, अभी हमने सोलर सिस्टम समझा, अब सोलर सिस्टम को हम समझते हैं कि हम लोग कौन सी गैलेक्सी के अंदर है। हमारा सोलर सिस्टम जो है, अर्थ कहां पर है? सन सोलर सिस्टम के अंदर है, और सोलर सिस्टम कहां पर है? गैलेक्सी में। अलग अलग गैलेक्सीज है, बहुत लाखों बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। उन बिलियंस ऑफ गैलेक्सी, मतलब एक गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है, और फिर एक बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे तारे, प्लैनेट्स हैं। मतलब ऐसी ऐसी दुनिया है जहां जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसको बोलते हैं मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? आकाशगंगा बोलते हैं, आकाशगंगा बोलते हैं, आकाशगंगा। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? आकाशगंगा। तो हमारा सोलर सिस्टम है वो कौन से उसमें रहता है? गैलेक्सी में रहता है, मिल्की वे में। हिंदी में बोलेंगे तो आकाशगंगा। क्लियर हो गया? अरे क्लियर हो गया? जी सर। चलिए, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया आपका। अब ये क्वेश्चन आप लगा के आओगे, ये क्वेश्चन आप लगाओगे। ठीक है, अब मुझे बताओगे आप घर में, आपके लिए होमवर्क दिया मैंने ये आपको। ठीक है, और सर कौन सा ये MCQ या हाँ? डिस्क्रिप्शन वाला? क्या हुआ? MCQ एमसी सब लगाओ। अरे कम से कम सोच तो लो कि हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम ए स्टार। एक प्लैनेट स्टार से डिफर कैसे होता है बताओ? एक प्लैनेट और स्टार में क्या फर्क होता है? मैंने कल डिस्कस किया, कल के वीडियो देख लेना। व्हाट इज मेंट बाय सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का क्या मतलब क्या होता है? ये सवाल आप अपने आप से करो, मैं नहीं कह रहा लिखो, आप अपने आप से करो कि आपको इसका मतलब आया कि नहीं आया। नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से स्टार्ट जो होता है वहां से शुरू करके हम लास्ट तक बताइए कौन कौन से प्लैनेट है, सीक्वेंस बताइए इनका। आपको आता है? पहले मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये आपको करना है। ठीक है, ये आपको अपने आप सवाल करने अपने आप से। व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट? अर्थ यूनिक क्यों है? व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? बताया मैंने अभी आपको। व्हाट इज द यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है बताया। अब नीचे, द प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन, ट्विन सिस्टर या अर्थ ट्विन, अर्थ का जुड़ा भाई कौन है? वीनस। ठीक है, तो साइज वगैरह में सब वीनस के बराबर है। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? थर्ड नियरेस्ट कौन है? पहला सबसे भाई कौन सा है? मरकरी। दूसरा कौन सा है? वीनस। तीसरा कौन सा है? अर्थ है। तीसरा है अर्थ। ठीक है,
All the planets move around the sun in a circular path, rectangular path, elongated path. लगभग circular. The pole star indicates the direction of. Pole star क्या दिखाता है? नॉर्थ। नॉर्थ। तुम्हारा पहले माइक बंद करो यार, संकल्प बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है तुम्हारा माइक। ठीक है। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो किसमें पाई जाती है? कौन द प्लैनेट के बीच पाई जाती है? मार्स, जुपिटर। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में आएंगे, सब आ चुके हैं। A group of dash forming various patterns is called a dash. A huge system of stars is called dash. Dash is the closest celestial body to ये सब आप ये खुद करना प्लैनेट वाले, फिर मुझे कल बताना आप लोग। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, लगभग सब कवर कर दिया। थोड़ा एडवांस भी गया हूं मैं, फिर से रिवाइज कर लेता हूं मैं कि क्या है इसके अंदर, कुछ छूट तो नहीं गया। बाकी ह्यूमन जो सैटेलाइट्स हैं इसके बारे में अलग से चैप्टर पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें ढंग से जो सैटेलाइट्स हमने हिंदुस्तान ने भेजी है इसके ऊपर अलग से पूरा पढ़ाया जाता है कि इंडिया का जो सैटेलाइट प्रोग्राम है वो कैसा रहा, पहले क्या बना, बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है। सैटेलाइट के साथ साथ जो मून मिशन हुआ, उस दुनिया में उस पर बहुत प्रभाव पड़ा उस चीज का। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 में, रशिया और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर शुरू होती है। कोल्ड वॉर का मतलब होता है कि एक ऐसा शीत युद्ध जहां पर हथियार से लड़ाई नहीं होगी, लेकिन आइडियोलॉजी से, साइंस में अपने आप को सुपीरियर दिखाने की बात चलेगी। वहां पर रशिया पहली बढ़त लेता है और सबसे पहले वो एक सैटेलाइट को भेजता है। ठीक है, 1959 में। उसे कुछ समय बाद वो पहला इंसान भेजता है यूरी गागरिन के रूप में, जो अंतरिक्ष में गया था। ये देखकर अमेरिका को जोश आता है। अमेरिका नासा जो है वो डेवलप करता है और नासा पे बहुत सारा फंड वो नासा को देता है, और नासा जो है वो पहला जो है इंसान को मून पे पहुंचाती है। और पहला इंसान जो मून पे पहुंचा उसे क्या नाम है उसका? नील आर्मस्ट्रांग, जो 20 जुलाई 1969 में पहुंचे थे। कौन सा उनका रॉकेट था मुझे बता देना कल। ठीक है, कौन सा रॉकेट था कल बताना। चलो नहीं बताया आपको। चलिए, चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, कुछ खास नहीं था, एक बार रीड कर लेना आप लोग पूरा का पूरा, और फिर मुझे बताइएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही है, फिर कल दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, और बाकी जो आपके जो इस चैप्टर में जो सवाल मैं कल ले लूंगा आपसे मैं। ठीक है, चलिए, रोज एक चैप्टर होगा, रोज एक चैप्टर खत्म किया जाएगा। अगर मान लो 30-35 मिनट में समय नहीं खत्म हो पाता तो मैं 2 क्लास लूंगा मैं, लेकिन रोज मैं एक चैप्टर खत्म करूंगा मैं आपका। ठीक है, हाँ, चलिए, ओके, बाय, गुड नाइट। थैंक यू।